नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भरत। दोस्तों, आज है 31 मई और जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि लॉकडाउन की शर्तों में काफी ढील दी गई है। इसका परिणाम यह है कि अब जनजीवन पटरी पर आएगा, चीजें वापस रूटीन में लौटेंगी। परीक्षाओं का दौर जो खत्म हो गया था वो अब अगस्त सितंबर के आसपास शुरू हो सकता है। इसलिए साथियों, अब फालतू समय गंवाने का कोई फायदा नहीं है। पूरी तन्मयता के साथ, पूरी सजगता के साथ आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। हम हरदम आपके साथ हैं। जहां जहां आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, किसी भी परेशानी में, किसी भी कंफ्यूजन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो लेक्चर किया था राजस्थान विधानसभा के ऊपर, जिसमें हमने राजस्थान विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने की कोशिश की थी। पहली विधानसभा से लेकर 15वीं विधानसभा तक की यात्रा को हमने समझा था। पहली विधानसभा में कौन जीता, दूसरे में कौन जीता, कौन विधानसभा अध्यक्ष बना, ये सारी जरूरी चीजें हमने उस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश की थी। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अब तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे देखिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विधानसभा से जुड़ी महत्वपूर्ण और बेसिक बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। विधानसभा का गठन कैसे होता है, सदस्यों की योग्यता क्या होती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, विधानसभा की शक्तियां और प्रमुख कार्य कौन से हैं, गणपूर्ति के संबंध में क्या प्रावधान है, सत्र के बारे में क्या प्रावधान है। ऐसे कई सारे जरूरी सवालों पे आज हम फोकस करेंगे, आज हम बात करेंगे। तो साथियों, आप वीडियो के लास्ट तक हमसे जुड़े रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारियां इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। साथियों, वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले या वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में मैं आपको एक सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। यह दिया था साथियों मॉन्टेस्क्यू ने। आज का ये जो वीडियो लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये साथियों राजस्थान अध्ययन की जो टेक्स्ट बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसके आधार पे हम ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। शक्ति पृथक्करण का सीधा सीधा मतलब ये है कि साथियों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये लोकतंत्र के 3 पिलर होते हैं। आपको इस बारे में पता होगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यह कहता है कि इन तीनों की शक्तियां अलग अलग हैं। विधायिका का कार्य विधि निर्माण है, कार्यपालिका का कार्य इसके द्वारा निर्मित विधि को लागू करना है और न्यायपालिका का कार्य होता है साथियों इनकी समीक्षा करना। कहीं कुछ गलत हो रहा है, असंवैधानिक हो रहा है तो उसके ऊपर डिसीजन लेना, यह न्यायपालिका का कार्य होता है। तो ये लोकतंत्र के 3 पिलर्स हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के कार्य हालांकि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के क्षेत्र में दखल अंदाजी से इनको बचना चाहिए। मतलब विधायिका का जो विधि निर्माण का कार्य है वो विधायिका ही करे, कार्यपालिका उस काम से बचे। जुडिशियरी का काम है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक रिव्यू। वो साथियों कार्यपालिका का काम अगर करने लग जाए तो असंतुलन हो जाता है। यही है साथियों शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विधायिका के बारे में। विधायिका साथियों 2 स्तर पे होती है। अगर केंद्र की बात करें, केंद्रीय स्तर पर, तो केंद्रीय स्तर पर इसको कहते हैं संसद, और राज्यों के स्तर पर अगर बात करें तो इसको कहते हैं विधानमंडल। अब आपको यह पता होगा कि विधानमंडल में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं या विधानमंडल के कौन कौन से अंग होते हैं। तो इसके 3 अंग होते हैं। पहला है राज्यपाल, इसके बाद में विधान परिषद, और साथियों विधानसभा। ये 3 अंग होते हैं विधानमंडल के। राज्यपाल के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी। आपने अगर वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देखिए। विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे।
लेकिन फिर भी कुछ शर्तों के, कुछ उपबंधों के बारे में हम किसी वीडियो लेक्चर में जनरल चीजों की चर्चा कर लेंगे कि परीक्षा में आने वाला कोई सवाल छूटे नहीं। अब बात करते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा के बारे में आज के इस लेक्चर में हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान की। तो संविधान के अनुच्छेद 170 में इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 170 इसके स्ट्रक्चर की बात करता है, इसकी संरचना की बात करता है, इसके सदस्यों की संख्या की बात करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विधानसभा के बारे में, और हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा को ध्यान में रखते हुए। किन किन बातों की बात करेंगे, किन किन चीजों की बात करेंगे, उसको हम लोग समझ लेते हैं। हम बात करेंगे निर्वाचन की, कि इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसा होता है, कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में। इसके बाद में हम बात करेंगे योग्यता की, कि जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके बाद में साथियों हम बात करेंगे कार्यकाल की, कि कार्यकाल इनका क्या होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे गणपूर्ति और सत्र के बारे में। इसके बाद में हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन अब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं, और साथियों हम बात करेंगे इसकी शक्ति और कार्यों की। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। हम निर्वाचन के बारे में बात करेंगे, योग्यता के बारे में बात करेंगे, कार्यकाल के बारे में बात करेंगे, गणपूर्ति की बात करेंगे, कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, शक्ति और कार्यों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाचन की। आपको पता है राजस्थान में 200 सदस्य हैं विधानसभा के। इनका निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष मतदान से, मतलब जनता सीधी वोटिंग करती है और इनको चुना जाता है। दो तरीके हैं, प्रत्यक्ष मतदान और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में हमने राज्यसभा की चुनाव प्रणाली का जो वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें काफी डिटेल में बात की थी। वो वीडियो लेक्चर आपको देखना चाहिए अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो यहाँ पे इनका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष मतदान से होता है। कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन का विषय है कि निर्वाचन आयोग कौन सा करवाता है। एक तो है निर्वाचन आयोग और एक है राज्य निर्वाचन आयोग। तो इन दोनों में से कौन सा निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभा के चुनाव करवाता है? तो साथियों सही जवाब है निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया हुआ है। बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की तो वो अलग चीज है, अलग उसका अवधारणा है। ये साथियों 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग ये पंचायती राज के चुनाव करवाता है। पंचायती राज निर्वाचन आयोग किस किस के चुनाव करवाता है? ये संसद के चुनाव करवाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है और चुनाव करवाता है राज्यों की विधानसभाओं के। तो यहां पे ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होता है और कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। ये केंद्र स्तर पर काम करने वाला निर्वाचन आयोग होता है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसके प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग इससे अलग होता है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसके प्रावधान है। आगे बात करेंगे हम सदस्यों की योग्यता की, कि इसके जो सदस्य होते हैं विधानसभा के उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी जरूरी योग्यताएं हैं। तो कुछ योग्यताएं भारतीय संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है, जैसे कि भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता है। उम्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, कल के वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। इनकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। अब आपको यहां पे ये बताना है कि 25 वर्ष और किस पद के लिए आवश्यक उम्र होती है विधानसभा सदस्यों के अलावा। तो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की उम्र हो,
लाभ के पद पर कार्य नहीं करना चाहिए। लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या होता है? राज्य सरकार जिस पद के लिए तनख्वाह देती है वो पद होता है साथियों लाभ का पद। जैसे कि किसी भी अधिकारी को राज्य सरकार पेमेंट करती है, वो पद हो गया लाभ का पद। राज्य में कोई महाधिवक्ता है, वो राज्य सरकार का अधिकारी है, उसको राज्य सरकार पेमेंट करती है, वो हो गया लाभ का पद। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई अधिकारी चुनाव लड़ता है तो चुनाव से पहले वो इस्तीफा दे देता है अपने पद से और उसके बाद में चुनाव लड़ता है। कारण बस इतना है कि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि वो लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक शर्त है कि वो विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मतलब मानसिक दिवालियापन उस व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। विकृत मानसिकता नहीं, साधारण भाषा में कहें तो पागल नहीं होना चाहिए। अब इसका साथियों को टेस्ट तो होता नहीं है कि कौन पागल है कौन नहीं है, लेकिन फिर भी ये लिखा हुआ है कि विधानसभा का सदस्य जो व्यक्ति चुना जाता है वो विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति या मानसिक दिवालियेपन वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए। क्योंकि राज्य के लिए विधि निर्माण जैसा महत्वपूर्ण कार्य ये विधानसभा सदस्य करते हैं। अब वहां पे अगर कोई मेंटली इल आदमी वहां पे चला जाए सदस्य चुन के, तो फिर विधि निर्माण पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना स्वाभाविक है। तो विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और 5वें नंबर पे इसमें लिखा हुआ है कि इसके बारे में संसद कोई भी विधि बना सकती है। संसद द्वारा निर्मित अन्य विधि, संसद द्वारा बनाई विधि, मतलब इसमें चेंज कौन करेगा? संसद। राज्य विधानसभा विधायकों की योग्यता के संबंध में चेंजेज नहीं कर सकती है। इसके चेंजेज करने का अधिकार संसद को है। तो ये 5 शर्तें राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, लाभ के पद पर कार्य नहीं करना चाहिए, विकृत मानसिकता नहीं होनी चाहिए और संसद द्वारा बनाई गई अन्य शर्तों का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल के बारे में जनरली ये कहा गया है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तारीख कौन सी रहेगी? शपथ ग्रहण की। मतलब 5 वर्ष की गणना होगी साथियों शपथ ग्रहण से। जिस दिन ये शपथ ग्रहण करेंगे एज ए एमएलए, विधानसभा सदस्य के रूप में जिस दिन ये सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन से इनके कार्यकाल की गणना शुरू होती है। जैसे मान लो साथियों 11 दिसंबर को काउंटिंग होती है राजस्थान विधानसभा के चुनाव की, 12 दिसंबर को एमएलए शपथ ले लेते हैं राजस्थान विधानसभा में, तो साथियों उनका कार्यकाल 12 दिसंबर से 5 साल तक के लिए रहेगा। मतलब 5 साल बाद जो 12 दिसंबर आएगी उससे ठीक पहले राज्य में दूसरे चुनाव हो जाने आवश्यक रहेंगे। तो शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक का इनका कार्यकाल रहता है। अब हम बात करते हैं शपथ ग्रहण की। शपथ कौन दिलवाता है इनको? यह सवाल आपको किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा गया भी हो सकता है कि राज्य में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ कौन दिलाता है। 4 ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा अध्यक्ष, तीसरा प्रोटेम स्पीकर और चौथा चुने हुए विधायकों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य। ये 4 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। इनमें से साथियों सबसे सही जवाब है प्रोटेम स्पीकर। इनको शपथ दिलवाने का कार्य करता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर एक टेम्परेरी अध्यक्ष होता है विधानसभा का, जिसको राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। वरिष्ठता का आधार सबसे ज्यादा निर्वाचन होता है। जैसे कि वर्तमान विधानसभा में जो 15वीं विधानसभा है उसमें प्रोटेम स्पीकर चुना गया था गुलाब चंद जी कटारिया को। गुलाब चंद जी कटारिया 8वीं बार चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसीलिए 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा जाए तो वो थे गुलाब चंद कटारिया।
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राज्यपाल। विधानसभा सचिवालय एक लिस्ट भिजवाता है राज्यपाल के पास में कि ये सीनियर मोस्ट एमएलएज हैं जो चुनाव में जीत के आए हैं। उनमें से राज्यपाल किसी एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। ये प्रोटेम स्पीकर सारे एमएलएज को 200 एमएलएज को शपथ दिलवाता है और इसी की देखरेख में होता है विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव। मतलब साथियों ये है कि विधानसभा का अध्यक्ष जब तक नहीं बनता तब तक प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका बनाता है और विधानसभा का अध्यक्ष बनता है विधानसभा की पहली बैठक में। तो मतलब पहली बैठक की अध्यक्षता तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा नहीं, तो विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है प्रोटेम स्पीकर। यहां पे आपको ये लिख लेना चाहिए, ये जरूरी है कि विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता ये करता है। ये कार्यकाल के बारे में जरूरी चीजें हमने समझ ली है। अब हम बात करते हैं गणपूर्ति और सत्र की। गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम, मतलब कितने सदस्य सदन में मौजूद हो कि सदन की कार्यवाही चल जाए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 200 में से 2 विधायक सदन में बैठे हुए हैं और सदन की कार्यवाही चल रही है। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि सदन के जो सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, वो कम से कम सदन में बैठे तो सही, नहीं तो हो सकता था कि ज्यादातर एमएलए अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। तो साथियों 1/10वां भाग, कुल एमएलए का 1/10 भाग अगर सदन में उपस्थित है तो सदन की कार्यवाही चल सकती है। अब राजस्थान के बारे में इसको जोड़कर देखें तो 200 सदस्य में से 10% होता है 20 सदस्य। अगर 20 सदस्य से कम सदन में है, राजस्थान विधानसभा का कोई सत्र अगर चल रहा हो और 20 सदस्य से कम सदस्य अगर वहां पे बैठे हुए हैं, मौजूद है, तो वो साथियों नियमानुसार गलत है। उस सदन की, उस सत्र की वैधानिकता नहीं रहेगी। कम से कम 20 सदस्य सदन में मौजूद होने चाहिए सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए। बात करते हैं सत्रों की। तो सत्रों के बारे में यह प्रावधान किया गया है कि 1 साल में 2 सत्र कम से कम होने चाहिए। 1 साल में 2 सत्र कम से कम होने चाहिए और 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। इनके बीच में 6 महीने का अंतराल नहीं हो। अब राजस्थान में कितने सत्र होते हैं? अगर हम बात करें लोकसभा की, मतलब संसद की, तो संसद में हर साल 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन राजस्थान में ये व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में जनरली 1 साल में केवल 2 सत्र आयोजित किए जाते हैं, 2 सत्र बुलाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें 14वीं विधानसभा की, इससे जो पिछली वाली विधानसभा थी उसमें कुल 11 सत्र हुए थे। 13वीं विधानसभा की अगर हम बात करें तो उसमें भी कुल 11 सत्र थे। तो साथियों इस लिहाज से निष्कर्ष ये निकलता है कि 1 साल में औसतन 2 सत्र राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं। पहला बजट सत्र जो फरवरी मार्च में आयोजित किया जाता है और दूसरा सत्र होता है नवंबर के आसपास आयोजित किया जाने वाला शीतकालीन सत्र या मध्यावधि सत्र। तो 2 सत्र हर साल राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं। 5 साल की अवधि में 11 सत्र राजस्थान में कुल आयोजित किए गए थे 13वीं और 14वीं विधानसभा के अंतर्गत। तो गणपूर्ति और सत्र के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम बात करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, इनको नियुक्त नहीं किया जाता है। इनका चुनाव होता है साथियों, दोनों का चुनाव होता है सदस्यों में से। सदस्य अगर वोटिंग करने की नौबत आती है तो वोटिंग करते हैं। किस पद्धति से होता है? साधारण बहुमत से इनका चुनाव किया जाता है। साधारण बहुमत के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारा एक वीडियो लेक्चर है बहुमत के प्रकार, कई सारे लोग उसको अब तक देख चुके हैं। आप उसको जाके देखिए, आपके इससे जुड़े हुए सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साधारण बहुमत से इन दोनों का चुनाव होता है
अगर बात करें इनको हटाने की, तो अध्यक्ष को हटाने के लिए साथियों प्रभावी बहुमत की जरूरत पड़ती है। अगर प्रभावी बहुमत से विधानसभा के सदस्य प्रस्ताव पारित कर दे कि हम अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, तो वो अध्यक्ष को हटा सकते हैं। तो अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत की जरूरत पड़ती है। प्रभावी बहुमत की जरूरत केवल एक ही जगह पड़ती है और वो है साथियों अध्यक्ष को हटाने में। अगर किसी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि इफेक्टिव मेजोरिटी यानी प्रभावी बहुमत की का प्रयोग कहां किया जाता है, तो केवल एक जगह प्रयोग होता है और वो है अध्यक्ष या सभापति को हटाने में। लोकसभा और राज्यसभा में भी अध्यक्ष या सभापति को हटाने में इसी प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो प्रभावी बहुमत और साधारण बहुमत का अंतर समझने के लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके त्याग पत्र की हम बात करें, त्याग पत्र की अगर हम बात करें तो साथियों अध्यक्ष तो देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देता है साथियों अध्यक्ष को। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं कि राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा के उपाध्यक्ष को या फिर नेता प्रतिपक्ष को। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। इनमें से साथियों सही जवाब होगा उपाध्यक्ष। विधानसभा के उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देता है साथियों अध्यक्ष को। तो ये त्याग पत्र से संबंधित कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं पहले अध्यक्ष की। तो आपको पता होगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे राजस्थान विधानसभा के। तो साथियों विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में जरूरी चीजें हमने यहां पे जान ली है। इनका चुनाव कैसे होता है, कौन से प्रकार के बहुमत से चुनाव होता है, त्याग पत्र के बारे में क्या प्रावधान है, किसे त्याग पत्र दिया जाता है। अब साथियों इस वीडियो लेक्चर के अंत में हम बात करते हैं विधानसभा की शक्ति और कार्यों की, कि विधानसभा को कौन कौन सी पावर्स दी हुई है, कौन कौन से कार्य विधानसभा को करने होते हैं। तो बात करते हैं विधानसभा की शक्तियों और कार्यों की। विधानसभा का साथियों पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विधि निर्माण, मतलब कानून निर्माण का कार्य विधानसभा का सबसे प्राथमिक कार्य माना जाता है। इसके द्वारा विधेयकों को पारित किया जाता है, उनको अधिनियमों में बदला जाता है। विधि निर्माण साथियों 2 विषयों पे ये करते हैं, एक तो राज्य सूची के विषयों पे और दूसरा ये करते हैं समवर्ती सूची के विषयों पे। आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पे बता देता हूं कि राज्य सूची में वर्तमान में 47 विषय है और समवर्ती सूची में है 66 विषय। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची इससे संबंधित है। 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया हुआ है, वर्गीकरण किया हुआ है विषयों का। विधि निर्माण का कार्य इंपॉर्टेंट और प्राइमरी कार्य है, विधानसभा द्वारा किया जाने वाला सबसे जो जरूरी कार्य है वो है साथियों विधि निर्माण। राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है विधानसभा और समवर्ती सूची के विषयों पर बना सकती है। दूसरा जो कार्य है साथियों वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका मतलब सरकार। अब इसमें 2-3 तरीके से ये सरकार पर नियंत्रण करती है। कैसे कैसे? पहला तो है कि मंत्री परिषद जो होती है, आपको पता है कि मंत्री परिषद तो होती है कार्यपालिका का हिस्सा और विधायक होते हैं विधायिका का हिस्सा। यानी जो विधायक मंत्री होते हैं वो विधायिका में भी शामिल रहते हैं और वो कार्यपालिका में भी शामिल रहते हैं। लेकिन साथियों मंत्री कब तक बने रह सकते हैं? जब तक उनको विधानसभा का विश्वास प्राप्त होता है,
जब तक वो मंत्री रह सकते हैं। जिस दिन वो विधानसभा में विश्वास खो देते हैं उस दिन वो मंत्री पद भी गंवा देते हैं। तो एक तो मंत्री परिषद के जरिए विधानसभा इस पे नियंत्रण रखती है कार्यपालिका पर। दूसरा, एक बजट को अनुमोदन देती है, बजट की अनुमति देती है विधानसभा। आपको पता है कि बजट कहां पेश किया जाता है? विधानसभा में। क्यों पेश किया जाता है? विधानसभा की परमिशन लेने के लिए। साथियों, बजट तो तैयार करती है कार्यपालिका और फिर उसकी परमिशन ली जाती है विधानसभा से। यह कार्यपालिका पर नियंत्रण का इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरे कार्यों में हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये साथियों इसके विधानसभा के जरूरी इंपॉर्टेंट कार्य है जो हमको जानने चाहिए, हमको पता होने चाहिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने विधानसभा से जुड़ी हुई तमाम चीजें जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, हमारी सामान्य जानकारी के लिए जरूरी है, वो तमाम चीजें इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी आपकी तैयारी में। और विधानसभा से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको बड़े अच्छे, प्रभावी तरीके से, आसान तरीके से आपको बताया जाए। साथियों, वीडियोस को पूरा देखा करिए। जब तक आप वीडियोस को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो साथियों, वीडियोस को शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।